तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के रिव्यू की 2022। और कोविड की वजह से 2 साल से AEW जो है इस शो को कर रही थी जैक्सनविल फ्लोरिडा में, जहां पे उन्होंने स्टेडियम स्टैम्पीड मैच हमको दिखाया। लेकिन फाइनली आज कोविड के बाद लास वेगस के अंदर इस पेपर व्यू ने अपना रिटर्न करा और ये बड़ी मोमेंट थी क्योंकि माना जा रहा है कि ये AEW का सबसे ज्यादा हेवीली अटेंडेड पेपर व्यू है उनकी हिस्ट्री में। 14,394 फैंस इस टी मोबाइल अरीना के अंदर थे इनसाइड लास वेगस, जो कि एक कमाल की बात है। और आज एक ऐसी इमोशनल स्टोरी कंप्लीट हुई है, एक सर्कल कंप्लीट हुआ है एक रेसलिंग फैन के लिए, जो कि आई थिंक कि सारे लोग पसंद करेंगे देखना। ये मोमेंट के लिए हम वेट कर रहे थे। 7 साल इस बंदे को वापस लगे थे टू कम बैक टू रेसलिंग। एक ऐसी मोमेंट जो कि अपने आप में किसी ने नहीं सोची थी कि कभी हमको देखने को मिलेगी। बट नाउ इन 2022 ऑन May 29, 2022 CM Punk has defeated Hangman Adam Page to become the AEW World Champion। इसके अलावा शो में बहुत सारी चीजें और हुई हैं। इनफैक्ट टोनी खान ने 12 मैचेस बुक करे थे मेन कार्ड पे। 8 बजे से लेके शो यहाँ पे मेरे टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट 12:30 पौने 1 बजे जाके खत्म हुआ। तो डेफिनेटली बहुत लंबा शो था। कई सारे इस पैसे मैचेस थे जो कि शायद इस शो पे नहीं होने चाहिए थे, अच्छे जरूर थे। और AEW के पास पूरे शो पे मोमेंट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं थी और उनको ये शो इतना लंबा रखने की जरूरत नहीं थी। और मैं हर मैच में बिल्कुल डीप डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये रिव्यू जो है वो बन जाएगा 30 मिनट का। लेकिन जो मेजर मोमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और मैं चाहता हूं गाइस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। उस लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आफ्टर ऑल CM Punk जो है वो AEW चैंपियन बन गए हैं और उसके साथ साथ आज जो हमें द अरीना एनार्की मैच देखने को मिला है, भाई मुझे नहीं पता AEW ने क्या करा है, लेकिन एटीट्यूड एरा की यादें जो हैं वो पूरी ताज़ा हो गई आज उस मैच को देख के, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इस मैच से, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी के अराउंड बुक करा गया था। इट वाज MJF वर्सेस वॉर्डलो और स्टिपुलेशन ये लगी हुई थी कि अगर यहाँ पे वॉर्डलो जीत सकते हैं तो उनको AEW का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिलेगा, यानी कि एक सिंगल सुपरस्टार वो बन जाएंगे। अब ये चीज़ कल आई न्यूज़ के अंदर की MJF की जो मीट एंड ग्रीट की ऑटोग्राफ साइनिंग थी वहाँ पे वो नहीं आए। टोनी खान के साथ हम जानते हैं उनके रिसेंटली इश्यूज चल रहे हैं AEW के कॉन्ट्रैक्ट को लेके और वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा पैसे दिए जाएं जितने कि अभी उनको मिल रहे हैं, नहीं तो वो धमकी दे रहे हैं मैं WWE के अंदर चले जाऊँगा। और टोनी खान MJF की जो रिलेशनशिप है इस पॉइंट पर उतना अच्छा है नहीं। तो ये सिचुएशन बिल्ड हो रही थी पेपर व्यू से पहले और लोग सोच रहे थे कि MJF शो में आएंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि कुछ रूमर्स ये भी कह रहे थे उन्होंने अपनी एक फ्लाइट बुक करी और वो वापस घर जा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आज वो पेपर व्यू के अंदर आए हैं और ये पूरी जो MJF की स्टोरी है, क्या उनके साथ हो सकता है, क्या उनका फ्यूचर रहेगा, इसको आई थिंक हमको एक अलग से वीडियो में डिस्कस करना चाहिए। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई थी, लेकिन ये टॉपिक इंटरनेट पे छाया हुआ है इस टाइम पे कि MJF का फ्यूचर क्या होगा। तो अभी इस वीडियो को हम डबल और नथिंग के रिव्यू के अराउंड फोकस करते हैं ताकि हम ऑफ टॉपिक ज़्यादा ना चले जाएं। और इस मैच के अंदर जिस तरीके से AEW ने MJF को बुकिंग दी, आई थिंक क्लियरली वो भी बात बताती है कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चल रहा है बिहाइंड द सीन्स बिटवीन टोनी खान एंड MJF। क्योंकि ना ही सिर्फ MJF यहाँ पे हारे, जो कि एक प्रिडिक्टेबल चीज थी इस पूरी कमाल की स्टोरी लाइन के बाद, लेकिन बुरे तरीके से उनको बरी कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब हो सकता है कि ओरिजिनल प्लान हो ताकि वॉर्डलो को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे चीयर करें, लेकिन 10 पावर बॉम्ब लगाते हैं वॉर्डलो MJF के ऊपर और उनको इस मैच में वो हरा देते हैं। MJF को यहाँ पे स्ट्रेचर्ड आउट करा जाता है और इस पूरे मैच में काफी फनी चैंट्स हो रही थी, जैसे कि एसहोल, ही शोड अप, और वॉर्डलो को पूरा गोल्डबर्ग की तरह यहाँ पे पोर्ट्रे करा गया था, उसी तरीके की उनको एंट्रेंस मिली और ऑब्वियसली लोग उनका नाम भी वैसे ही चैंट करता है। तो अगर वॉर्डलो के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बुकिंग थी, ही इज गोइंग टू बिकम अ मेगा स्टार। ऑफिशियली ही इज ऑल एलीट, यानी कि वो सिंगल्स रन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और MJF की बुकिंग को देख के लग रहा है कि कुछ टाइम तक तो डेफिनेटली वो टीवी से मतलब अपीयर नहीं होने वाले हैं, उनकी बुकिंग अभी थोड़ी चेंज होगी। और इससे पहले टोनी खान उनको किसी मेजर स्टोरी लाइन में आगे फीचर करते हैं। आई थिंक कि MJF के साथ वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को क्लियर करना चाहेंगे कि क्या फ्यूचर है। और ये माना जा रहा है कि January 1, 2024 को MJF का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो अगर उनको रिन्यूअल चाहिए शायद टोनी खान को उनको और पैसा देना पड़ेगा, ये सिचुएशन सॉल्व करनी पड़ेगी बिफोर MJF कैन कंटिन्यू इन ऑल एलीट रेसलिंग। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ, इसकी हम बात करेंगे अलग से एक वीडियो में। वॉर्डलो पूरे तरीके से एक स्टार बन चुके हैं, इस स्टोरी लाइन ने अपना पर्पस सॉल्व कर दिया है एंड आई थिंक कि फ्यूचर में डेफिनेटली वो AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीतेंगे।
एक प्रेशियस कैरेक्टर है वार्डलो AEW के लिए। अगर वो इतना ओवर हो सकता है, लोग उसको इतना पसंद कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसको भी भाई संभाल के रखना पड़ेगा, उसकी बुकिंग यहाँ पे अच्छी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं तो ये बहुत लोगों के लिए एक ड्रीम मैच था, द हार्डी बॉयज वर्सेस द यंग बक्स। और ये यंग बक्स के लिए भी अपने आप में एक ड्रीम मैच था, लेकिन एक बात मुझे अच्छी यहाँ पे ये लगी कि AEW ने यंग बक्स को सीधा यहाँ पे जाके विक्ट्री नहीं दे दी। वो हार्डी बॉयज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, भाई वो हार्डी बॉयज हैं। पहले ही मैच में आके वो अगर यंग बक्स से हार जाएंगे तो फिर हार्डी बॉयज को लोग काफी वीक समझेंगे। तो ये जो ओवरऑल मैच था टैग टीम, आई थिंक एक ब्यूटीफुल तरीके से डिस्प्ले करा गया था। क्राउड पूरे समय यहाँ पे हॉट था और इतने सारे बैक एंड फोर्थ यहाँ पे मूव्स थे, जेफ हार्डी के बीच में, निक जैक्सन के बीच में, और उसके बाद मैट जैक्सन और मैट हार्डी के बीच में भी। तो ये टीम जो हैं आपस में ऑब्वियसली इनकी केमिस्ट्री अच्छी बननी थी और हमें देखने को मिलता है कि हार्डी बॉयज की यहाँ पे विक्ट्री हो गई है। मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि इस मैच को आप जाके देखें। एक अच्छा खासा लंबा मैच था, यहाँ पे टाइम लिया गया, बहुत क्लोज आ गए थे यंग बक्स हराने के लिए हार्डी बॉयज को, और ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वन साइडेड मैच है या फिर हार्डी बॉयज क्लियरली इसको जीत गए हैं। तो AEW की बुकिंग काफी सही थी, एंड में रिजल्ट अच्छा आया कि हार्डी बॉयज ने हरा दिया यंग बक्स को। लेकिन आई थिंक कि ये रीमैच आगे पॉसिबल है, हमें देखने को मिल जाए इन ऑल एलीट रेसलिंग। इसके बाद TBS चैंपियनशिप का मैच होता है जहां पे जेड कारगिल ने हरा दिया एना जे को। अब ये वो मैच है जो काइंड ऑफ रखा जा सकता था पेपर व्यू से दूर, लेकिन एक टाइटल मैच है, तो मैं समझ सकता हूं कि आखिर क्यों टोनी खान इसको बुक करना चाहते थे यहाँ पे। इनफैक्ट जब ये मैच खत्म हुआ तो इसकी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि 2 हमें डेब्यूज देखने को मिले आज AEW में। तो ऑब्वियसली जेड कारगिल जीत गई, उनकी स्ट्रीक जो है 32-0 हो गई है, उनको बिल्कुल अनस्टॉपेबल तरीके से बुक करा जा रहा है। लेकिन एम्बर मून जो कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार हैं, उनको अथीना नाम से आज डेब्यू करा गया इन AEW, और माल्कम बिवेंस जो कि NXT में आया करते थे, उनको डेब्यू करा गया एज स्टोकली हैथवे। तो ये 2 लोग हैं। माल्कम बिवेंस जो हैं वो होने वाले हैं यहाँ पे काइंड ऑफ मैनेजर जेड कारगिल के, और साथ के साथ एम्बर मून एक बेबी फेस की तरह उन्होंने डेब्यू करा, और यहाँ एना जे और क्रिस स्टैटलैंडर की वो साइड थी, और दूसरी तरफ ऑब्वियसली बैडीज थे यहाँ पे जेड कारगिल के। तो इंटरेस्टिंग रहेगा क्या जेड कारगिल वर्सेस अब एम्बर मून या फिर अथीना हमको देखने को मिलेगा फॉर द TBS चैंपियनशिप में। भी एक ऐसी फ्यूड हो सकती है जो फाइनली इस टाइटल के अंदर थोड़ा सा मसाला लेके आए, थोड़ा उस चीज को बेटर करे, क्योंकि अभी तक आई डोंट थिंक लोगों का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं, डेफिनेटली दिस इज अ कंटेंडर फॉर द मैच ऑफ द नाइट। 6 मैन टैग टीम मैच था, और मैं सोच रहा था यार इसको तो AEW डायनामाइट पे भी कर सकती है, और बिल्कुल कर सकती है, लेकिन टोनी खान को पता था कि क्या उनको यहाँ पे स्टोरी लाइन वाइज डिलीवर करना है। हाउस ऑफ ब्लैक एक तरफ यानी कि मैलेकाई ब्लैक, बडी मैथ्यूज, ब्रोडी किंग, और उनके अगेंस्ट द डेथ ट्रायंगल यानी कि पेंटागन ऑब्स्क्यूरो, और उनके साथ है रे फेनिक्स, और ऑब्वियसली यहाँ पे थे पाक। और ये जो कमाल का फास्ट पेस्ड हार्ड हिटिंग 6 मैन टैग देखने को मिला है, आई डोंट थिंक गाइज कि ये पेपर व्यू पे होना डिजर्व नहीं करता था। मैच को देखने के बाद डेफिनेटली मेरा ओपिनियन चेंज हुआ, क्योंकि इस मैच को टीवी पे डालना 2-3 कमर्शियल्स के साथ भाई एक जस्टिस नहीं होता। जिस तरीके से क्राउड इस मैच के अंदर इन्वॉल्व था, एटलीस्ट 2 से 3 बार यहाँ पे दिस इज ऑसम की चैंट हुई, और क्लियरली यहाँ पे लग रहा था कि बेबी फेस टीम जीतने वाले या फिर द डेथ ट्रायंगल को विक्ट्री मिलेगी। लेकिन एट द एंड जब पाक अपने फिनिशर के लिए जाते हैं, यानी कि द ब्लैक एरो के लाइट्स ऑफ होती हैं, जूलिया हार्ट वहां पे आती हैं, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया हाउस ऑफ ब्लैक को। वो ब्लैक मिस्ट फेंकते हैं पाक की आंखों में, और यहाँ पे जो है मैलेकाई ब्लैक लगाते हैं अपना फिनिशर यानी कि ब्लैक मास्क, और ऑब्वियसली यहाँ पे वो इस मैच को जीत जाते हैं। तो फिर से दोनों टीम्स के बीच में काफी क्लोज कंपटीशन था कि एक्चुअली में कौन इस मैच को जीत सकता है, लेकिन एट द एंड स्टोरी लाइन यहाँ पे ऐड करी गई। ब्यूटीफुल टैग टीम मैच, अगर आपने मिस करा है तो ये मैच ऑफ द नाइट का डेफिनेटली कंटेंडर है। अगली बात हम करते हैं ओवेन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट मेंस फाइनल मैच, जो कि था एडम कोल वर्सेस समोआ जो। यहाँ पे एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा लंबा पेपर व्यू था। कई सारे लोग बोलेंगे कि हमें नींद आ गई देखते देखते, लेकिन क्राउड की मैं तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कोई अच्छा मैच आ रहा था, बड़ा मैच आ रहा था, क्राउड उसके अंदर इन्वॉल्व था। स्पेशली मेन इवेंट की अभी जब मैं बात करूंगा, क्राउड उसके अंदर फैंटास्टिक था 5 घंटे का ऑलमोस्ट शो देखने के बाद भी। तो यहाँ पे ये मैच जो था कोल और जो के बीच में, आई थिंक यहाँ पे अच्छे से बुक करा गया। काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल था मेरे लिए कि कौन जीतने वाला है, तो शायद उसकी वजह से मैं उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। समोआ जो इज फैंटास्टिक,
और मैं वेट नहीं कर सकता कि क्या उनका फ्यूचर रहेगा AEW में। उनको चैंपियन बनाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एडम कोल को विक्ट्री दी गई क्योंकि बॉबी फिश ने यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करा रेफरी को, उसका फायदा मिला एडम कोल को। और काइंड ऑफ इसका सबसे बड़ा हिंट ये था कि एडम कोल ने पिंक कपड़े पहने हुए थे, तो मुझे उसी समय पता लग गया था वो जीतने वाले हैं। सेम हम बात करें विमेंस के फाइनल की, जो कि इसका अगला मैच था, इट वाज रूबी सोहो वर्सेस ब्रिट बेकर। और यहाँ पे रूबी सोहो को एंट्रेंस मिली, उनके बैंड रैंसिड ने उनका थीम सॉन्ग परफॉर्म करा और मीम्स काफी बन रहे थे क्योंकि रैंसिड का जो लीड सिंगर था वो ऑलमोस्ट ट्रिपल एच जैसा लग रहा था, तो वो एक फनी बात थी। लेकिन एक बार फिर से आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई चांस था रूबी सोहो का। ब्रिट बेकर भी पिंक कपड़े पहन के आई थी, वो भी इस मैच को जीत गई, तो एडम कोल ब्रिट बेकर को चुना गया एज द विनिंग कपल यहाँ पे फॉर द फर्स्ट एवर ओवेन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट। उनको बेल्ट प्रेजेंट करी गई, एक कप दिया गया बाय नन अदर देन ओवेन हार्ट्स वाइफ मार्था हार्ट। तो ये एक कूल मोमेंट जरूर थी, लेकिन इंटरनेट पे मैं पढ़ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि ब्रिट बेकर को इसकी कोई जरूरत नहीं थी जीतने की, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ओवर है। तो यहाँ पे AEW के पास मौका था नया स्टार बनाने की रूबी सोहो में, वो अगर उनको विक्ट्री देते तो शायद एक बड़ी बात बन सकती थी। सेम गोस फॉर समोआ जो, लेकिन यहाँ पे जो है टोनी खान ने एक बार सेफ प्ले करा और अपने बेस्ट स्टार्स को उन्होंने इस नए टूर्नामेंट को जितवाया है। आई थिंक मे बी इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि जो स्टार्ट है इनिशियली जो पहला ही टूर्नामेंट है वो बड़े नाम वाले सुपरस्टार्स को जितवाया जाए ताकि टूर्नामेंट की वैल्यू पहले बढ़े। मे बी इसके पीछे ही रीजन है। लेकिन रूबी सोहो और समोआ जो, इनफैक्ट सारे लोग जो इस टूर्नामेंट के अंदर आके कंपीट कर रहे थे इन क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स, उनको डेफिनेटली लाइमलाइट दी गई है और लोगों की आंखें इस प्रोडक्ट पे डेफिनेटली जाएंगी। क्या हर साल टूर्नामेंट रिपीट होगा, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन ओवेन हार्ट को ये ट्रिब्यूट जो दिया AEW ने, लोग इसको याद रखेंगे और डेफिनेटली फैंस ने गाइस इसके लिए काफी चैंट करा। इसके बाद हम बात करते हैं तो ये एक 6 मैन टैग टीम मैच था और ये वो डेफिनेटली मैच है जो कि या तो प्री शो पे होना चाहिए था। प्री शो पे भी 2 मैच और थे आई थिंक भाई, तो टोटल पता नहीं कितने 13-14 मैच थे, मैंने प्री शो नहीं देखा, लेकिन ये था 6 मैन टैग बिटवीन ईथन पेज, स्कॉर्पियो स्काई, पेज वैन ज़ैंट, जिन्होंने हराया सैमी गेवारा, टाई कॉन्टी और फ्रैंकी कजेरियन को। और बेसिकली इस मैच को हारने से क्या हुआ है कि सैमी गेवारा और फ्रैंकी कजेरियन अब स्कॉर्पियो स्काई को कभी चैलेंज नहीं कर सकते हैं फॉर द TNT चैंपियनशिप। और एक बैकस्टेज सेगमेंट में टीज करा गया कि अब नए अपोनेंट स्कॉर्पियो स्काई के होने वाले हैं डांटे मार्टिन। तो मैं मतलब बेसिकली बोलूंगा कि पूरा मैच इसी के अराउंड था कि सैमी गेवारा टाई कॉन्टी का रिलेशनशिप है भाई, वो आपस में उनको अपनी पड़ी है और किसी चीज़ की पड़ी नहीं है। उनके अपने टीममेट फ्रैंकी के साथ बन नहीं रही होती, यहाँ पे वो इस मैच को हार जाते हैं। तो सैमी गेवारा जो कि एक टाइम पे टॉप कंपीटिंग स्टार था, मेरे हिसाब से मैच देख के मुझे तो वो एक कंप्लीट जोक लगा, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और TNT चैंपियनशिप के हम जानते हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है कि किस तरीके से वो बार बार टाइटल हैंड्स चेंज कर रहा है, बार बार चैंपियन बदल रहा है, तो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाएगी, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन सैमी गेवारा का कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो रहा है और ये पूरी जो उनकी गर्लफ्रेंड वाली सिचुएशन है, आई डोंट थिंक ये सूट कर रही है इन दिस स्टोरी लाइन। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें एक बार फिर से, एक ये ऐसा मैच जो कि कमाल का मैच था, और फिर से मैं पॉइंट रिपीट करता हूं कि टोनी खान के पास आज पूरे शो पे इतनी क्वालिटी थी कि उनको शायद समझ नहीं आ रहा था कि क्या पेपर व्यू पे रखना है, क्या हटाना है, क्योंकि इस मैच के लिए कोई पीछे रीजन नहीं था। इसको आराम से डायनामाइट के मेन इवेंट में भी करा जा सकता था, काइल ओराइली वर्सेस डार्बी एलिन। और मैं यहाँ पे शॉक इसलिए हुआ क्योंकि डार्बी इस मैच को हार भी गए और काइल ओराइली, माय गॉड, मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये मैच इतना ज़्यादा अच्छा होगा जितना इसने परफॉर्म करा आज यहाँ पे। एंड काइल ओराइली डोमिनेटेड 4 to 4.5 स्टार्स इस मैच को मैं दूंगा विदाउट अ डाउट। और आई थिंक कि इस चीज़ की ज़रूरत थी AEW को, और ये जो दोनों स्टार्स को प्लेटफॉर्म मिला है, डेफिनेटली लोग काइल ओराइली को अब भूलने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने सिंगल्स कंपेटिटर आई डोंट थिंक कभी इतना अच्छा मैच दिया है कि मेरी नज़रें सारी काइल ओराइली की तरफ जाएं। डार्बी एलिन को उन्होंने एक नी मारी जिससे उनके मुंह से खून आ गया था, वो डेफिनेटली एक रियल इंजरी थी, लेकिन यहाँ पे काइल ओराइली को विक्ट्री भी दी गई। तो एक अच्छा मैच था, मे बी अगर हटाया जाता तो लोग इतना केयर नहीं करते अगर ये डायनामाइट पे भी होता, लेकिन इट वाज एन अमेजिंग रेसलिंग मैच। इसके बाद बात करते हैं फॉर द AEW विमेंस चैंपियनशिप, थंडर रोसा अगेंस्ट सेरेना डीब। और हम काफी लंबे टाइम तक इस पेपर व्यू को अब देख चुके थे और मुझे डर था कि क्या लोग एक्चुअली में इस मैच के लिए इंटरेस्टेड होंगे भी या फिर नहीं, लेकिन एक बार फिर से लास वेगस के इन फैंस ने मुझे आज डिसअपॉइंट नहीं करा। थंडर रोसा सेरेना डीप की चैंट्स लग रही थी और क्लियरली ये बात प्रूव करती है कि भाई AEW ने जो टाइम स्पेंड करा है स्टोरी लाइन को बिल्ड करने के लिए इतने लंबे टाइम से डायनामाइट पे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दी कि लोग जानते हैं कि ये भाई दोनों बड़े स्टार्स हैं जो compete कर रहे हैं फॉर द टाइटल। आई डोंट थिंक सेरेना डीप रेडी थी इस मैच को जीतने के लिए, वो रेडी नहीं है अभी आई थिंक चैंपियन बनने के लिए, तो इसलिए डिसीजन था सही था थंडर रोसा को यहाँ पे मैच जितवाने का।
लेकिन जो दोनों ने मिलकर आज ये मैच दिया है, आई डोंट थिंक इससे बेटर ये लोग परफॉर्म कर सकते थे। विमेन्स मैच के अकॉर्डिंग आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस जाएगा डाउन द लाइन इन AEW अभी तक जो हमको देखने को मिले हैं। थंडर रोसा ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि भले वो ब्रिट बेकर हो या फिर सेरेना डीब हो, शी इज अ 5 स्टार परफॉर्मर। और उन पे AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप रखने का यहाँ पे AEW का जो डिसीजन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस अब काम ये करना है कि नए कंटेंडर्स कहाँ से लेके आए ताकि एक्चुअली में वो डिवीजन को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। स्टोरी लाइन पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन मैच वाइज इन्होंने फैंटास्टिक डिलीवर करा एंड थंडर रोसा इज स्टिल योर AEW विमेंस चैंपियन। इसके बाद ये जो चीज देखने को मिली, आई डोंट नो इसमें क्या एक्सपेक्ट करना था। आई थिंक इट वाज द एनार्की ऑफ अरीना या फिर द अरीना एनार्की मैच एंड इट वाज जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी यानी कि क्रिस जेरिको उनकी पूरी टीम अगेंस्ट जॉन मॉक्सली, ब्रायन डैनियल्सन, एडी किंगस्टन, सैंटाना एंड ओर्टिज। ये काफी अच्छी स्टोरी लाइन बुक करी गई है डायनामाइट पे, इसको मैंने फॉलो करा है पूरे तरीके से, तो मैं इंटरेस्टेड था इस मैच के लिए। लेकिन क्या होगा इस स्टिपुलेशन में उसका आइडिया मुझे नहीं था। और इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ कि हर एक स्पॉट में आपको बताऊंगा क्या हुआ यहाँ पे, तो भाई मुझे पूरा दिन लग जाएगा, तब भी मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। ये मैच स्टार्ट होता है और जॉन मॉक्सली का म्यूजिक बजना बंद ही नहीं हो रहा था और ये मैच स्टार्ट हो गया था। सिर्फ रूल एक ही था कि रिंग के अंदर इस मैच को खत्म होना है बाय सबमिशन और पिनफॉल। और काफी समय तक आई थिंक 5 से 7 मिनट म्यूजिक पे ही लड़ रहे, लोग नाच रहे हैं एंड आई थिंक ये एक क्लेवर मूव था AEW की तरफ से, क्योंकि क्राउड जो डेड होना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था उनमें एनर्जी वापस आ गई म्यूजिक की वजह से। और जबकि वो उतना शायद शोर नहीं मचा रहे थे, उस पॉइंट तक हेल्प हुई म्यूजिक से, इस मैच को एक स्टार्ट मिल गया अच्छा और लोगों की अटेंशन सारी मैच के ऊपर चली गई। कोई कहीं पे लड़ रहा है, कोई कहीं पे लड़ रहा है, फॉलो करना इसको मुश्किल था। लेकिन फाइनली साउंड बार तोड़ते हैं क्रिस जेरिको, वो गाना बंद कर आते हैं और उसके बाद जो यहाँ पे देखने को मिला उसका एक ही वर्ड है डिस्क्राइब करने का, एंड दैट इज एनार्की। भाई भसड़ मचा दी इन्होंने, क्या खूनम खून कर दिया सबको। इनफैक्ट एडी किंगस्टन बैकस्टेज इतने समय तक लड़ रहे थे यहाँ पे डैनी गार्सिया से कि भाई मतलब पागलों की तरह एक दूसरे को मार रहे थे बैक स्टेज। ये लिफ्ट के अंदर चले गए और जेरिको को लिटरली जलाने आ गए थे यहाँ पे एडी किंगस्टन एक कैरोसिन लेके। तो जो इस मैच में दिखाया गया, जॉन मॉक्सली टर्न बकल्स को तोड़ रहे हैं, उनका खून निकल रहा है, उनको बार्ब्ड वायर में थ्रू द टेबल फेंक दिया। सैंटाना ओर्टिज जो है वो लैडर के ऊपर से स्प्लैश लगाते हैं 2.0 पे। ब्रायन डैनियल्सन यहाँ पे रिंग के अंदर लड़ रहे हैं, जेरिको और जेक हेगर को थ्रू द टेबल फेंका गया। हर एक चीज जो कि ग्रोस चीज, जो कि मतलब एटीट्यूड एरा की याद दिलाने वाला ये मैच था, आई थिंक मैं कहना चाहता हूँ। और क्रिस जेरिको इज अ लेजेंड, ही इज अ जीनियस। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद यहाँ पे बेबी फेस टीम को विक्ट्री मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और यहाँ पे एक्चुअली एट द एंड देखने को मिलता है कि ब्रायन डैनियल्सन पास आउट हो जाते हैं, क्योंकि जेरिको उनके ऊपर लगाते हैं एक वॉल्स ऑफ जेरिको, और जेक हेगर उनको बेसिकली एक रोप से उनका गला खींचते हैं। तो यहाँ पे कोई मौका नहीं था, सारे लोग नीचे गिरे हुए थे। एडी किंगस्टन फिनोमिनल, और हर बंदा जो इस मैच के अंदर था, आई थिंक उसको मैं 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा। दिस वाज अ क्लासिक। और अगर इस मैच को देख के आप एंटरटेन नहीं हुए हैं तो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको क्या अच्छा लग सकता है। आई नो कि कुछ लोग कहेंगे कि ओवर द टॉप था, इतना खून नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन वॉट एवर गाइज, दिस इज प्रो रेसलिंग। हम जानते हैं बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, लेकिन इसने मुझे एंटरटेन करा एंड दैट इज द फैक्ट। अमेजिंग मैच, और आई थिंक ये फ्यूड डेफिनेटली आगे कंटिन्यू होगी जिस तरीके से हमें एंडिंग देखने को मिली। इसके बाद टैग टीम चैंपियनशिप्स का मैच देखने को मिला, जो कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच था। कीथ ली अमेजिंग। एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि अब फाइनली AEW की जो टैग टीम चैंपियनशिप्स के अराउंड डिवीजन है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यंग बक्स ही हैं और वो टाइटल्स कभी हारेंगे नहीं, लेकिन जुरासिक एक्सप्रेस चैंपियंस हैं, स्वर्व के साथ कीथ ली हैं और साथ के साथ रिकी स्टार्क्स के साथ पावर हाउस हॉब्स हैं। ये तीनों टीम्स ऐसी हैं जो कि फ्रेश फील हो रही हैं, और टैग टीम डिवीजन हमेशा की तरह AEW मेक श्योर कर रही है कि भाई वो बिल्कुल टॉप नॉच रहनी चाहिए। मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे कीथ ली और स्वर्व टाइटल्स जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, काफी वो क्लोज आए, लेकिन एट द एंड जुरासिक एक्सप्रेस ने अपने टाइटल्स को रिटेन करा। मैं हैप्पी हूँ इस मैच से, एक बार फिर से काफी कूल मोमेंट्स थी यहाँ पे, और गाइज ओवरऑल दिस वाज ग्रेट। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ 12 मैचेस थे शो पे, तो हर किसी को बिल्कुल बैठ के डेप्थ में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। फाइनली यहाँ पे आता है हमारा AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच, हैंगमैन एडम पेज अगेंस्ट CM पंक। और ये है वो स्टोरी जिससे मैंने वीडियो को स्टार्ट करा था, द इमोशनल स्टोरी। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि CM पंक चैंपियनशिप जीत चुके हैं, बट व्हाट अ मैच। और क्राउड ने जिस तरीके से शुरुआत करी इसकी, लेट्स गो हैंगमैन, CM पंक काउबॉय शिट की चैंट्स रुकी ही नहीं पूरे मैच के अंदर।
50-50 स्प्लिट था ऑडियंस के बीच में। आधे लोग सीएम पंक को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग हैंगमैन पेज को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इतना ज्यादा ये चीज स्प्लिट थी कि एट द एंड हैंगमैन के पास मौका था, रेफरी नीचे गिरा हुआ है, कि वो टाइटल का यूज करे, सीएम पंक को मार सकते थे टू विन द मैच। लेकिन उनको भी पता है कि मैं लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूं, मैं हील टर्न नहीं कर सकता हूं, तो वो अपने बक शॉट लैरेट के लिए जाते हैं। लेकिन वो चीज वहां पे काम नहीं करी। सीएम पंक ने दो कमाल के वन ऑफ द मोस्ट क्लोज किकआउट्स जो मैंने देखे हैं रिसेंटली वो इस मैच के अंदर करे। एक अपने खुद के फिनिशर के अगेंस्ट जो कि था जीटीएस, और एक और भी काफी कमाल का किकआउट था। जब फाइनली हैंगमैन पेज ने अपना बक शॉट लैरियट लगाया, उस टाइम पे रेफरी नीचे गिरा हुआ था, और वो सेकंड टाइम के लिए जब जाते हैं अपने फिनिशर के लिए, सीएम पंक रिवर्स करते हैं, गो टू स्लीप लगाते हैं, 1 2 3 एंड सीएम पंक इज द एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन। पूरे मैच में सीएम पंक ने 2 बार बक शॉट लैरियट का ट्राई करा, एक बार उनसे बॉच हो गया वो मूव पूरे तरीके से, और सेकंड टाइम भी वो उनका बैलेंस बिगड़ गया, वो नीचे गिर गए, लेकिन उन्होंने वो मूव जरूर लगा दिया। तो उनके पास प्रैक्टिस नहीं थी शायद, लेकिन एट 43-44 ईयर्स ओल्ड जो सीएम पंक की बॉडी में टोल लग रहा था, आज मुझे डेफिनेटली पता लग रहा था, क्लियर थी ये चीज कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे उस मैच को परफॉर्म करने में, क्योंकि एडम हैंगमैन पेज एक यंग सुपरस्टार है जो कि हाई लेवल पे नॉन स्टॉप पेस पे परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो सीएम पंक की परफॉर्मेंस थी, उसने यहाँ पे प्रूव कर दिया दैट ही इज बाउंड टू बी एट द टॉप ऑफ दिस कंपनी। और मैं वेट नहीं कर सकता हूँ अब इस रन के लिए जो कि सीएम पंक की तरफ से हमको देखने को मिलेगी। कमाल का कुछ होने वाला है एईडब्ल्यू में, और सीएम पंक जो है अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, और सारी आंखें हमको एईडब्ल्यू डायनामाइट पे वेडनेसडे को बना के रखनी है कि व्हाट इज नेक्स्ट, और किस तरीके से। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एईडब्ल्यू की हिस्ट्री के लिए, जो आई थिंक वो बिल्कुल भी बॉच नहीं कर सकते, गलती यहाँ पे नहीं कर सकते, और सीएम पंक की उनको ये जो रेन है वो कमाल तरीके से बुक करनी पड़ेगी। आई होप वो वैसा ही करेंगे, और सीएम पंक गाइस अब बन चुके हैं नए एईडब्ल्यू चैंपियन। आई थिंक हैंगमैन एडम पेज एक कमाल के चैंपियन रहे, उनकी रेन बहुत मेमोरेबल रहेगी, और डेफिनेटली डाउन द लाइन एक बार फिर से उनको मौका मिलेगा टू कम्पीट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन आई थिंक लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस चीज के लिए वो देखने आए थे डबल और नथिंग को, 5 घंटे तक वो उस अरीना में बैठे, उनकी आवाज नहीं गई, एंड नाउ दे गॉट टू सी व्हाट दे वांटेड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑन टॉप ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग। तो ये है गाइस मेरा आज का रिव्यू डबल और नथिंग का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। डेफिनेटली रिव्यू लंबा जाने वाला था, लेकिन और हम इसको खींच सकते थे, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। लेकिन और भी चीजें हैं, डायनामाइट आएगी डेफिनेटली, एमजेएफ वाली सिचुएशन को मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर एमजेएफ के साथ चल क्या रहा है। लेकिन गाइस अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया, इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।